हिस्से हैं जहां जनजातीय समुदाय जो है बड़ी संख्या में निवास करते हैं। ठीक है, हमारे देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पे जनजातीय समुदाय जो है बड़ी संख्या में निवास करते हैं। और सभी जनजातियों की जीवन शैली एक जैसा नहीं होती, यानी कुछ ने से समाज के साथ सक्रिय संवाद करते हुए खुद को मुख्य धारा में शामिल कर लिया। यानी कुछ जनजातीय लोग ऐसे होते हैं जो हमारा मुख्य समाज जैसे हम और आप, उनके साथ कुछ जनजातीय लोग बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके, एक्टिवनेस दिखा के वो मुख्य धारा में आ गए हैं। जबकि आज भी कुछ समुदाय अभी भी अपनी पारंपरिक संस्कृति के साथ जी रहे हैं, यानी हमारे और आपके समाज के साथ मेल मिलाप नहीं कर पाए और से समाज के साथ नजदीकी संबंधों की इच्छा नहीं रखते, यानी वो चाहते ही नहीं है कि वो हमारे समाज में मिल चुके हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम इन परंपरागत समाजों से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये रातों रात हमारे कानूनों और नियमों का पालन करने की इच्छा दिखाएं। भाई उनकी जब संस्कृति अलग है, धर्म अलग है, उनकी परंपराएं अलग है, उनकी मान्यताएं अलग है, उनकी सोच अलग है, उनका रहन सहन अलग है, तो सिंपल सी बात है आप अपने कानून, अपने संविधान की सारे प्रावधान उन पे रातों रात सौंप नहीं सकते हैं कि लो भैया तुम्हें भी ये मानना पड़ेगा। वो आपके जैसे तो है नहीं, और ये संविधान आपके और हमारे जैसे लोगों ने बनाया है, उनके जैसे लोगों ने तो बनाया नहीं है। तो सिंपल सी बात है रातों रात वो हमारे कानूनों के नियमों का पालन करने की इच्छा नहीं दिखाएंगे। इसलिए ये बात संविधान निर्माता भी जानते थे। ठीक है, ये बात जो है संविधान निर्माताएं भी जानते थे। तो इसलिए संविधान निर्माताओं के सामने चुनौती थी कि ऐसे समुदाय को शेष समाज से कितना और कैसे जोड़ा जाए, और जब तक ऐसा ना हो तब तक उनकी संस्कृति की जो विशिष्टता है, वो मूल अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाए। भाई उनकी संस्कृति के हिसाब से उनके भी कुछ फंडामेंटल राइट है। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए संविधान का भाग 10 लाया गया। कौन सा लाया गया? संविधान का भाग 10। संविधान का भाग 10 लाया गया और इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, आर्टिकल 244, एकमात्र अनुच्छेद है। ठीक है, संविधान का भाग 10 जिसमें अनुच्छेद 244 एक ही एकमात्र अनुच्छेद है, और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए रखा गया। किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए? यही जो मैंने आपको एक पृष्ठभूमि, एक कहानी सुनी। तो इसके उपबंध की संपूर्ण व्याख्या जो है संविधान की दो अनुसूचियां, यानी जो यहाँ पे भाग 10 में या आर्टिकल 244 में जो बातें लिखी गई हैं, तो इसके स्पष्टीकरण के लिए दो अनुसूची है। दो अनुसूची हैं, पांचवी और छठवीं। ठीक है, जिनमें जनजातीय बहुल क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरियाज और जनजातीय क्षेत्रों को ट्राइबल एरियाज के रूप में परिभाषित किया। इसमें अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे 22वां संविधान संशोधन होता है 1969 में। ठीक है, और संविधान में आर्टिकल 244 ये जोड़ दिया गया, एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया जो संसद की शक्ति को प्रदान करता है कि वो विधि द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य यानी ऑटोनोमस स्टेट की स्थापना कर सकता है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, असम वाला। तो ये आपको सिंपल सी सामान्य सब परिचय क्लियर है सभी बच्चों को इस चैप्टर का? विश्वास मानिए जो चीजें अभी आप पढ़ रहे हो इतने डिटेल में बहुत कम लोग पढ़ाते हैं इस चैप्टर को। मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी मजबूती मिले इन चैप्टर्स को लेके भी। क्लियर है? क्योंकि ये पॉलिटी के ये वो चैप्टर्स हैं जो कि दब जाते हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स के आगे ये छुप जाते हैं। ठीक है, तो इसमें विशेष लेक्चर बहुत कम लोग देते हैं, बट मैं दूंगा आपको, हर उस लेवल का दूंगा। ठीक है, जिसकी आवश्यकता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतना है कि मैं पानी पी के आऊंगा फिर दूंगा, तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, प्यास लगा हुआ है, पानी लेके आता हूं। ठीक है।
देखते हैं। सामान्य सा परिचय आप लोगों को क्लियर हो गया है, समझिएगा। तो आर्टिकल 244 के दो खंड हैं, पांचवी और छठी अनुसूचियों से संबंधित है। नहीं, समझ गए होंगे। आर्टिकल 244 क्लॉज 1 में कहा गया है कि पांचवी अनुसूची के प्रावधान 4 राज्य में, लिखते चलता हूं भाई, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको बारीक चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये दो खंड हैं, ठीक है, दो खंड हैं। तो एक हो जाएगा पांचवी अनुसूची के लिए और एक हो जाएगा छठी अनुसूची के लिए, ठीक है। छठी अनुसूचियों से संबंधित है, ठीक है। तो यहां पे याद ये रखना है कि आर्टिकल 244 क्लॉज 1, ठीक है, इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कहा गया है कि पांचवी अनुसूची, भैया मैं इससे सुंदर लिख सकता हूं, बस प्यार से लिखना पड़ेगा और प्यार से लिखने का समय नहीं है, ठीक है। अनुसूची के प्रावधान, नहीं तो कई बच्चों को लगता है सर की राइटिंग इतनी खराब है। भाई फर्स्ट रैंक कर रहा हूं अपने समय में, अपने विद्यालय में जब 10th क्लास में था तो पहला रैंक मिला था हिंदी आंसर राइटिंग में। देखिएगा, तो आर्टिकल 244 क्लॉज 1 में कहा गया है कि पांचवी अनुसूची के प्रावधान 4 राज्य, और कौन कौन से वो राज्य हैं, तो असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, और ये नाम बार बार पूछा जाता है, और मिजोरम को छोड़कर छोड़कर शेष सभी राज्यों के अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्रों, यानी कि शेड्यूल्ड, ये लिख लीजिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा, शेड्यूल्ड एरिया तथा अनुसूचित जनजातियों, ठीक है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए लागू होंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए लागू होंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आर्टिकल 244 के दो खंड हैं, पांचवी और छठी अनुसूचियों से संबंधित, यानी एक क्लॉज जो है आर्टिकल 244 वो पांचवी अनुसूची से और दूसरा जो है छठी अनुसूची से संबंधित है। तो 244 क्लॉज 1 में कहा गया है कि पांचवी अनुसूची के प्रावधान जो है 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर सभी शेष राज्यों के अनुसूचित, अब इन चारों को छोड़कर क्यों, क्योंकि बाकी जो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है ना, इनके लिए विशेष प्रावधान किया जा चुका है, ठीक है। इन 4 राज्यों को, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर शेष सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरियाज और अनुसूचित जात जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन तथा नियंत्रण के लागू होंगे। असमें इसके विपरीत देखेंगे आर्टिकल 244 क्लॉज 2, ये क्या कहता है कि सिर्फ 4 राज्यों पे लागू होता है, 4 राज्यों पे लागू होता है। और वो 4 राज्य कौन से हैं जो अभी आपने देखा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बात समझ में आया। तो आर्टिकल 244 क्लॉज 1 शेष जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय, समझ रहे हैं,
अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बात करता है आर्टिकल 244 क्लॉज 1 इन 4 राज्यों के अलावा, और ये जो है इन 4 राज्यों के लिए ही विशेष प्रावधान की बात करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कहा गया है कि छठी अनुसूची के उपबंध में, जो इसके बाद वाला उपबंध है, तो छठी अनुसूची के उपबंध में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन लागू होंगे। तो ये जो है किससे संबंधित है? छठी अनुसूची से। और ये जो क्लॉज 1 था ये किससे? 5वीं अनुसूची से। देखिए, तो ये बेसिक सी बातें आपको फैक्ट वाली, क्योंकि यहां से फैक्ट वाली सवाल पूछा गया। तो 244 क्लॉज 1 5वीं अनुसूची से संबंधित है, जो इन 4 राज्यों के अलावा बाकी जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों की बात करता है प्रशासन के नियंत्रण की। और आर्टिकल 244 क्लॉज 2 जो इन 4 राज्यों के लिए जो बात करता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि छठी अनुसूची से संबंधित है। तो ये बेसिक से बातें क्लियर है आप लोगों को? एकदम सिंपल सी है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बातें क्लियर है, एकदम बेसिक सी बात है, इसमें कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगा। ठीक है, एकदम फैक्चुअल, और यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो आर्टिकल 244 के दोनों खंडों की अगर परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा तो आप पाएंगे कि 5वीं अनुसूची के संबंध में अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड एरिया शब्दावली का प्रयोग किया गया, जबकि छठी अनुसूची के संबंध में जनजातीय क्षेत्र यानी ट्राइबल एरिया का जो है उपयोग किया गया। तो ये दोनों संकल्पनाएं जो हैं अलग अलग हैं, एक जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, और एक शेड्यूल्ड एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है। यानी कि 5वीं अनुसूची में अगर आप देखेंगे तो अनुसूचित एरिया, शेड्यूल्ड एरिया की बात की गई, जबकि छठी अनुसूची में देखेंगे कि क्या किया गया? जनजातीय क्षेत्र यानी कि ट्राइबल एरिया की बात की गई। तो स्पष्ट है कि ये दोनों संकल्पनाएं अलग अलग हैं। तो हम दोनों अनुसूचियों के प्रावधान को आराम से पढ़ेंगे और आराम से अंतर समझेंगे। तो ये था आपका सामान्य सा परिचय आपके इस चैप्टर का, यानी कि संवैधानिक प्रावधान, सिंपल सा सामान्य सा परिचय। अब हम इसको पहले 5वीं अनुसूची पढ़ लेंगे, फिर छठी अनुसूची पढ़ लेंगे, चीजें खत्म हो जाएगी। एक अनुसूचित हो जाएगा, ठीक है, एक अनुसूचित हो जाएगा और एक जनजाति हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल है टॉपिक। तो चलिए टॉपिक डाल लीजिएगा पहला, 5वीं अनुसूची। देखिए, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि 5वीं अनुसूची का संबंध जो है आर्टिकल 244 क्लॉज 1 से है। ठीक है, और इसके प्रावधान भारत के 4 राज्य यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के अलावा शेष सभी राज्यों पे लागू होते हैं। और इस अनुसूची के प्रमुख प्रावधान को हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान टॉपिक डालिएगा, सबसे पहला प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण। यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण। तो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वो आदेश के द्वारा किसी क्षेत्र को, अगर वो ऊपर बताए गए 4 राज्य के अलावा किसी राज्य का हिस्सा है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते। ठीक है, तो इन 4 राज्यों को जो बताया गया ना कि लागू नहीं होता है, तो 5वां राज्य को वो चाहे तो राष्ट्रपति इसमें ऐड कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को क्या दी गई है? ये शक्ति दी गई है कि वो आदेश के द्वारा किसी क्षेत्र को, अगर वो ऊपर बताए गए 4 राज्यों के अलावा किसी राज्य का हिस्सा है, तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते। ठीक है, दूसरा, अगर हम बात करें केंद्र और राज्य की शक्तियों को लेकर, क्या बात किया? देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के मामले में
केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा कुछ इस प्रकार किया गया है कि राज्य ही इन क्षेत्रों को प्रशासन संभाले, लेकिन केंद्र इस प्रशासनिक व्यवस्था की लगातार मतलब क्या कर सके, पड़ताल कर सके या जांच कर सके, और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार को इन क्षेत्रों को समुचित ढंग से प्रशासन चलाने के लिए बाध्य कर सके अच्छे तरीके से। तो दोनों की शक्तियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देखते हैं केंद्र और राज्यों को कि इनको क्या क्या शक्तियां दी गई हैं। पहला कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों पर है। इसका सीधा सा अर्थ है कि राज्य सरकार इन क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए सक्षम है। दूसरा क्या बात निकल के आती है कि जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उनके राज्यपालों के लिए अनिवार्य है कि वो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में एक रिपोर्ट सौंपे। तो राष्ट्रपति चाहे तो इस वार्षिक रिपोर्ट के अलावा किसी भी समय राज्यपाल से ऐसी अन्य रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। ये दूसरी बात है। और अगर इसमें एक अंतिम और तीसरी बात देखें तो केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है कि वो राज्य की सरकार को उस राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में निर्देश दे सकता है। ठीक है, तो ये तीन शक्ति जो है केंद्र राज्य की शक्तियां यहाँ पे बताता है कि शेड्यूल्ड एरिया के राज्यों के लिए क्या क्या प्रावधान। क्लियर है? क्लियर है बाबू? अगला एक टॉपिक लिखिएगा, तीसरा टॉपिक। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसके बाद कुछ है भी नहीं इसमें। जनजातीय सलाहकार परिषद। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। देखिए, जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, ये क्या है, इसके क्या प्रावधान है, ध्यान से समझिए। देखिएगा, तो जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातियां उपस्थित है, तो 4 राज्यों के लिए तो विशेष प्रावधान है जो छठी अनुसूची में पढ़ेंगे, आर्टिकल 244 क्लॉज 2 में। इसके अलावा जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातियां उपस्थित हैं, तो उनके प्रशासन में सहयोग देने के लिए 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद का जो है प्रावधान किया। और इसकी प्रमुख उपबंध को जो है हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो इसके प्रमुख उपबंध कुछ इस प्रकार हैं। पहला कि ऐसे प्रत्येक राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, और यह राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। दूसरा कि जिन राज्यों में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है लेकिन जहां अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, उनके संबंध में अगर राष्ट्रपति निर्देश दें तो वहां भी जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाना अनिवार्य हो। तीसरी कि जनजातीय सलाहकार परिषद में जो है अधिकतम 20 सदस्य होंगे, जिनमें से 3/4 यानी 3/4 उस राज्य की विधानसभा में शामिल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से लिए जाएंगे। यानी 4 में से 3 सदस्य, अधिकतम 20 सदस्य होंगे जिनमें से 3/4 यानी 20 का 3/4 आप कर लीजिए, 5 चौका 12 सदस्य जो है कहां से लिए जाएंगे, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से लिए जाएंगे। ठीक है। और चौथा कि राज्यपाल को शक्ति दी गई है कि वो जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति की पद्धति, परिषद के अध्यक्ष, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की पद्धति को निर्धारित करने के लिए नियम बनाए। तो यहीं पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि भैया ये नियम राष्ट्रपति बनाते नहीं, ये राज्यपाल को शक्ति है कि वो जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति की पद्धति, उनकी परिषद के अध्यक्ष,
उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की पद्धति को निर्धारित करने का नियम बनाए, ये राज्यपाल की शक्ति है। हर बार बच्चे यहाँ पे राष्ट्रपति मार के थे, ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं, ये राज्यपाल की शक्ति। और एक अंतिम प्रावधान यहाँ पे कि जनजातीय सलाहकार परिषद का कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण यानी वेलफेयर और उन्नति यानी कि एडवांसमेंट के लिए जो है विषयों पे सलाह दे जो उसके राज्यपाल द्वारा निर्देशित किए गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आपके किसके जनजातीय सलाहकार परिषद की। बात समझ में आया? 4 बातें, 4 ही बात है ना जी, 5 था कि 4 जो भी था यही, ठीक है, क्लियर है? बस एक और मतलब कि टॉपिक है यहाँ से, चौथा, उसके बाद संशोधन खत्म। बस 2 टॉपिक है, इसके बाद ये 5वीं अनुसूची समाप्त होगा, ठीक है। चौथा क्या है? तो आपका चौथा है अनुसूचित, इसके क्वेश्चन भी आज मैं अभी करवा देता हूं। अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि, यानी कि लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो अनुसूचित क्षेत्रों पे लागू होने वाले कानूनों के संबंध में राज्यपाल और केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां दी गई। उनमें से कुछ प्रमुख मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी प्रमुख शक्तियां दी गई है, ठीक है। पहली शक्ति कि राज्यपाल को लोक अधिसूचना यानी पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा निर्देश दे सकता है कि संसद का उस राज्य के विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पे लागू नहीं होगा। ऐसा जो है कौन कर सकता है? राज्यपाल जो है कर सकता है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की ये शक्ति है। दूसरा, ठीक है, कि राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों की शांति यानी पीस और सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के लिए मतलब कि विनियम यानी रेगुलेशंस बनाने की व्यापक शक्ति दी गई। इसमें कौन कौन सी शक्ति शामिल है? तो इसमें पहली शक्ति शामिल है कि ऐसे विनियमों के माध्यम से राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों पे जो है लागू होने वाले संसद के या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम विधि का संशोधन या निरसन कर सकते, यानी कि राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून या संसद के द्वारा कोई बनाया गया कानून, उस राज्य के राज्यपाल के पास शक्ति है कि उसका वो क्या कर सकता है? निरसन कर सकता है, यानी उसकी समाप्ति कर सकता है कि भैया ये यहाँ इस क्षेत्र में लागू नहीं होगा। राज्यपाल यहाँ पे मजबूत है, ठीक है। तीसरा बताइए, संसद की शक्ति कानून को भी यहाँ पे ये रोक सकता है। और तीसरी इसको कौन सी शक्ति, इसी को दूसरी कौन सी शक्ति दी गई है राज्यपाल को? कि ऐसे विनियम अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा उनमें भूमि के हस्तांतरण को सीमित या निषिद्ध कर सकेंगे, यानी जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकते हैं, या जो लोग इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देते हैं उनका साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनियम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये इनके लिए विशेष जो है प्रावधान किए गए, ठीक है, कि ऐसे नियम जो होंगे अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जातियों के सदस्यों के द्वारा उनके भूमि के हस्तांतरण को सीमित या निषिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एक और है यहाँ पे दिया गया है शक्ति, ठीक है, राज्यपाल को ही दिया गया है, ठीक है, राज्यपाल को एक शक्ति और दिया गया है यहाँ पे कि भारत की संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन जो जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पार्टी होती है उसके शून्य घोषित किया जा सकता है। यानी भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत जो जनजातीय भूमि के खनन के लिए जो निजी पार्टी होती है ना, जो जातीय खनन के लिए, उसके अंतरण को, उनके अधिकार को जो है वो शून्य घोषित कर सकता है राज्यपाल अगर चाहे तो, ठीक है, कि भैया आप नहीं कर सकते। और एक चौथी बात भी है, ठीक है, कि अगर किसी राज्य में, ठीक है, अगर किसी राज्य में, ठीक है, अगर किसी राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद जो है अस्तित्व में है तो ऐसा कोई भी अधिनियम तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि राज्यपाल इस संबंध में जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ राज्यपाल की शक्ति दी गई है, ठीक है। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी, ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये राज्यपाल के बारे में है कि भाई यहाँ पे कौन कौन से नियम लागू होंगे। तो यहाँ पे राज्यपाल को थोड़ा सा मजबूत बनाया गया है ताकि इसलिए कि संसद के या फिर राज्य के विधानमंडल के कानून जो है
वो डायरेक्टली इन पे लागू ना हो, वो राज्यपाल के द्वारा फिल्टर हो जाए, राज्यपाल ये तय कर सके कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए क्या हितकारी है, तभी उसको लागू किया जा सके। तो यहाँ राज्यपाल को मजबूती दिया गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है। बस एक ही और यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है, पांचवी अनुसूची में संशोधन। अभी इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, संसद को शक्ति दी गई है कि वो विधि के द्वारा पांचवी अनुसूची के किसी भी उपबंध का संशोधन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है। अगर संसद ऐसा करती है तो आर्टिकल 368 के तहत इसे संविधान संशोधन जो है नहीं माना जाए। ये कहता है पांचवी अनुसूची के संशोधन के लेखे प्रावधान कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है और इसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना। ये पांचवा प्रावधान। अब आपको ये पांच प्रावधान तो समझ में आ गया पांचवी अनुसूची को लेके। अब इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, बस ये अंतिम टॉपिक है आपका पांचवी अनुसूची का। पांचवी अनुसूची की वर्तमान स्थिति क्या है, ये तो संवैधानिक था। पांचवी अनुसूची का वर्तमान स्थिति, ठीक है। तो वर्तमान में 9 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान, शेड्यूल्ड एरिया जो है विद्यमान। और ये राज्य कौन कौन से हैं, तो एक है आपका आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो वर्तमान में ये 9 राज्य हैं जहां पे अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड एरिया जो है विद्यमान। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सॉरी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक है, तो ये 10 राज्य हैं, ठीक है, जहां पे 9 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र जो है विद्यमान है। तो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरी बात की भारत सरकार के जनजातीय कल्याण मंत्रालय के अनुसार किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने के कुछ आधार है कि भाई किसी राज्य में या इस राज्यों में जो है अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान है, तो कुछ तो आधार होगा कि इनको घोषित किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र यहाँ पे विद्यमान है, कुछ तो आधार होगा। तो कौन कौन से आधार है, तो आधार नंबर 1 जिन आधार पे इनको कहा गया है, पहला कि उस क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या की अधिकता हो, यानी जब राज्य में जनजातीय संख्या जनसंख्या ज्यादा होती है तो एक आधार ये है, केवल एक ही नहीं अन्य भी आधार है। दूसरा कि जनजातियों का निवास क्षेत्र आपस में जुड़ा हो, यानी कुल क्षेत्र का आकार प्रशासन योग्य हो, यानी एक ऐसा क्षेत्र हो जहां पे प्रशासन की आवश्यकता हो। ठीक है। तीसरा कि वह क्षेत्र किसी व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई जैसे कि जिला, खंड, ब्लॉक या तालुक के रूप में संगठित ना हो, यानी वो एकदम अलग ही पड़ता हो, वो जिला से अलग हो, ब्लॉक से अलग हो, तालुका से अलग हो। ऐसा कोई क्षेत्र व्यवहारिक प्रशासनिक इकाई से जब अलग पड़ता है तब उसको अनुसूचित क्षेत्र में घोषित किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। और एक चौथा जो है यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा कि वह क्षेत्र अपने पड़ोस के अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़ा। ठीक है, तो इन 4 क्षेत्रों पे किसी राज्य के अंतर्गत जो है जनजातीय क्षेत्र है कि नहीं है ये घोषित किया जा सकता है, और ये भारतीय सरकार के जनजातीय कल्याण मंत्रालय के अनुसार जो है घोषित किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं पांचवी अनुसूची की वर्तमान से। तो बहुत छोटा सा पॉइंट ये था अनुसूचित क्षेत्र वाला चैप्टर, पांचवी अनुसूची। आपकी पांचवी अनुसूची समाप्त हो गई। अब यहाँ से कुछ फैक्ट है, एक चार्ट है छोटा सा, अगर बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक चार्ट है, चार्ट खाने वाला नहीं है बाबू। ये पीटी में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भाई राज्य तो आप जान गए, किन राज्य के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए पांचवी अनुसूची के। यार ये याद नहीं रहता है ना, थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, एक पहले ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा।
इधर में लिख लीजिएगा क्षेत्र, इधर में लिख लीजिएगा राज्य, यानी किस राज्य का कौन सा क्षेत्र आता है। तो 9 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो पहले लिख लीजिएगा आंध्र प्रदेश, और इसका कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो विशाखापट्टनम, पूर्व गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, आदिलाबाद, ठीक है, विजयनगरम, महबूब नगर, कुछ मंडल की अनुसूची जो है मंडल में यहाँ पे शामिल है। ये क्षेत्र जो आते हैं आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में। ऐसे ही अगर हम झारखंड की बात करें, ठीक है, तो दुमका, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़, रांची, सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, ठीक है, पालूम, गढ़वा, ये सब जनजातीय क्षेत्र के रूप में। ठीक है, ऐसे ही अगर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से को देखें हम लोग, ठीक है, तो सरभजा, बस्तर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ठीक है, कांकेर, ये कुछ क्षेत्र यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि लाहौल, स्पीति, ठीक है, किन्नौर, चंबा, पंगी तहसील, ये सब जिले यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ जिले हैं, जैसे कि झाबुआ, एक मिनट, झाबुआ, मंडला, धार, खरगोन, पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा, रतनाम जिला, ये सब आते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। यहाँ पे गुजरात में भी कुछ जिले हैं, ठीक है, गुजरात में भी है, जैसे कि सूरत, भरूच, डांग, वलसाड, पंचमहल, सहोदरा, ठीक है, इन जिलों में जो है कुछ क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी है, ठीक है, जैसे थाने, नासिक, धुले, अहमदनगर, पुणे, नादेल, ठीक है, ये सारे क्षेत्र आते हैं। ऐसे ही उड़ीसा में भी है, ठीक है, तो मयूरगंज, सुंदरगढ़, कोराटपुर, रायगढ़, कुंजूर, संबलपुर, बौद्ध, गंजाम, ये सारे क्षेत्र यहाँ पे है। ऐसे ही राजस्थान में भी है, ठीक है, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गए पांचों अनुसूची के क्षेत्र जहां पे जनजातीय क्षेत्र। तो ये जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कीजिएगा तो उसमें ये थोड़ा सा क्षेत्र विशेष पूछा जा सकता है, बाकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये थी आपकी अनुसूची क्षेत्र यानी संविधान का भाग 10 का आर्टिकल 244 का खंड 1 यानी कि पांचवी अनुसूची, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ के थोड़े से क्वेश्चन में आपको बता देता हूं भाई कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है। देखिए एक सेकंड रुकिएगा, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखिए एक क्वेश्चन आया है आईएएस 2008 में। क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग बना के देखिए, अब बन जाए। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ना क्योंकि ये बच्चों को समझने के स्तर पे लगता है उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो सर ने बता ही दिया। देखिए एक क्वेश्चन आया है आईएएस 2008 में, और क्वेश्चन क्या आया है, एकदम सिंपल सा, कि भारत के संविधान की इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण, ये आईएएस का क्वेश्चन है, नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। अब बताइए आप लोग बिना ऑप्शन देके बता सकते हैं, के लिए विशेष उपबंध है, विशेष उपबंध है। ऑप्शन ए में दिया गया है तीसरी, ऑप्शन बी में दिया गया है पांचवी, ऑप्शन सी में दिया गया है सातवीं, और ऑप्शन डी में दिया गया है 9वीं। और ये क्वेश्चन है आईएएस 2008 का क्वेश्चन। बनाइए बनाइए जी, किसी से ना बने तो मुझे बताइए। बताइए
अरे भाई यूपीपीसीएस का भी करवाता हूँ, पहले इसे तो कीजिए। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध? अरे यार अभी अभी पढ़े हैं, ऑप्शन बी। अब नहीं क्वेश्चन कर पाइएगा तो बस भगवान भी आपको नहीं सिखा पाएंगे। जस्ट अभी अभी ये सिखाया हूँ, अभी भी नहीं बन पा रहा है तो अब इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है पांचवी अनुसूची पढ़ाने का। आपको फील नहीं आएगा, कुछ चैप्टर फील नहीं आता है लेकिन क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान रखिएगा, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें फील नहीं आता है, क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवी अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए। अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे तो समझ आएगा। अच्छा यूपीपीसीएस का करिएगा, चलिए देखिए यूपीपीसीएस का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन देखिए, लेकिन ये अभी छठी अनुसूची पढ़ाया नहीं हूँ। छठी अनुसूची अभी पढ़ाया नहीं हूँ। एक काम कीजिए ना, छठी अनुसूची पढ़ लीजिए, कि दोनों एक साथ लिंक करके पूछा गया, ठीक है। दोनों एक साथ लिंक करके पूछा गया, तो जब तक छठी अनुसूची नहीं पढ़िएगा ना तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से 13-14 क्वेश्चन आया है, ठीक है। 13 से 14 क्वेश्चन आया है। और जब यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बच्चों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। चलिए एक दो क्वेश्चन तो करा ही सकता हूँ, रुक जाइए, एक दो क्वेश्चन तो कर ही लीजिए। चलिए यूपीपीसीएस का एक क्वेश्चन और कर लीजिए, कर लेंगे आप लोग, उम्मीद है मुझे, ठीक है। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस का अभी कर ही लीजिए। ऐसे में ये सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, अभी अवेलेबल नहीं है पीडीएफ में। एक क्वेश्चन है, किसी जाति, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया, ठीक है। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न प्राधिकारी कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी समाज कल्याण मंत्री, ऑप्शन डी एससी एंड एसटी आयोग का अध्यक्ष। चलिए ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा, बताइएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम आराम से बताइए। अभी भी आपने पढ़ा है, क्या होगा? बताइए। अरे भैया अभी अभी आपने पढ़ा है, भारत का राष्ट्रपति, सिंपल सी बात यार, इसमें इतना कहाँ समय ले रहे हैं भैया, हैं? पढ़ने के बाद भी दिक्कत है। यूपीपी से 2016 में पूछा गया, ठीक है, कि किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न प्राधिकारी जो है राष्ट्रपति, ठीक है। कि किसी जाति को, जनजाति को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास। एक और क्वेश्चन करवा दूं? चलिए करवा ही देता हूँ, लेकिन मेन बात से छठी अनुसूची पढ़ने के बाद करिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ एक क्वेश्चन और है आईएएस 2015 का, एक क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए आईएएस 2015 में इसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पांचवी
अनुसूची और छठी अनुसूची बस 5 मिनट और अनुसूची यार ये इधर उधर छठी अनुसूची के उपबंध ये तो सामान्य से परिचय से आप लोग कर लीजिए। निम्नलिखित में से इसलिए किए गए इसलिए इसलिए किए गए हैं सामान्य से परिचय बताया था उससे आप लोग कर लीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहला में लिखा गया है एससी के हितों के संरक्षण के लिए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ऐसे लिखिएगा, नहीं तो आप लोग गलत कर दीजिए। क्वेश्चन में लिखा गया है अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए। दूसरा ऑप्शन है राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सीमाओं के निर्धारण के लिए, ठीक है। तीसरा है पंचायतों के शक्तियों और प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, और चौथा है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। क्लास करने के टाइम गायब रहती है और नीलू, और यहाँ पे बिना मतलब क्लास डिस्टर्ब कर रही है। जब क्लास चलता है तो गायब रहती है ना, एक भी क्लास में लाइव क्लास में मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कीजिएगा इसको। अब ये क्वेश्चन बताइए कुछ है इसमें, कुछ है इस क्वेश्चन में पढ़ने के बाद सब लोग कर लेंगे। मैंने कहा ना कुछ चैप्टर पढ़ने के स्तर पे हमें लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैंने अभी आपको पांचवी अनुसूची पढ़ा रहा था तो आपको लग रहा था यार क्या क्या सर बता रहे हैं, कुछ भी दिमाग में घुस नहीं रहा है, कुछ तो बता रहे हैं। बाबू कुछ चैप्टर फील नहीं आता है, फील नहीं आता है, लेकिन जरूरत की चीजें दिमाग में जरूर आ जाता है कि भैया इसका आंसर कैसे निकले और क्यों निकले, ठीक है। तो ये आईएएस के क्वेश्चन जब कर पा रहे हैं तो पीसीएस के क्वेश्चन तो और वन लाइनर आते हैं। तो मैं आपको अगली क्लास में छठी अनुसूची पढ़ा के ये सारे क्वेश्चंस भी करा दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो कुछ पूछनी है तो पूछ लीजिए। देखिए मैं आप लोग को कुछ चीजें बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको पीटी और मेंस की तैयारी के लिए 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखना। देखिए एक समय था जबकि कुछ बुक्स पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ के, लूसेंट पढ़ के, जैसे एक हो गया लूसेंट, एक हो गया घटना चक्र, ठीक है, एक हो गया न्यूज़पेपर, एक हो गया यूट्यूब। तो कुछ समय पहले एक कहावत हुआ करती थी कि बच्चे ये 4 सोर्सेज के माध्यम से यूपी पीसीएस को क्रैक कर लेते थे। अब वो दिन बबुआ खत्म हो चुका है, अब वो दिन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब आपके लूसेंट से, घटना चक्र से, न्यूज़पेपर से, यूट्यूब से रिजल्ट नहीं हो। अब आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ढंग का लेक्चर दिमाग में बैठना चाहिए, कहानी, पूरी कंसेप्ट, उसका एक ढंग का नोट्स होना चाहिए, पीटी मेंस का आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके आप एंशिएंट हिस्ट्री को प्यार मानेंगे। ऐसे ही मेडोअल हिस्ट्री, ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे ही इकोनॉमिक्स, ऐसे ही ज्योग्राफी, ऐसे ही पॉलिटी, ऐसे ही आईआर, ऐसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का आप पहले लेक्चर देखो, फिर उसका नोट्स देखो, फिर उसका रिवीजन करो, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, तब जाके चीजें होंगी। पहले बच्चे यूट्यूब पे कुछ भी घूम घूम के पढ़ लेते थे, लूसेंट पढ़ के पीटी पास कर जाते थे, घटना चक्र बना के पास कर जाते थे। बाबू अब ये सफिशिएंट नहीं है, अब आपको एक बहुत ही बेहतर प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। और ये जो आप लोग लापरवाही करते हैं ना, कभी वेबसाइट पे जाके, कभी यूट्यूब पे जाके, तो कभी किताब, बाबू ऑनलाइन की दुनिया से बाहर निकलो। आज भी सिलेक्शन किताबों के माध्यम से ही होती है, पढ़ना तो पड़ेगा।
लेकिन समझ के साथ पढ़िए। मैं भी नोट्स देता हूँ, वो नोट्स आपको तभी काम आएगा जब आप लेक्चर सुनोगे, नहीं सुनोगे तो कोई काम का नहीं है। ऐसे ही मार्केट में अनेकों बुक है, जब आपकी समझ ही विकसित नहीं है तो उन बुक्स को, उस नोट्स को पढ़ के क्या कीजिए। तो एक बेहतर प्लानिंग के साथ हर चैप्टर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए एक प्लानिंग बनाइए। अब मुझे देखिए ना जी, मैं आप लोग को सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अभी मैं अनअकैडमी ज्वाइन किया था दिसंबर में। दिसंबर में मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था, तब से लेके अभी तक मैंने इकोनॉमिक्स कंप्लीट पढ़ा दिया है। इसका रिकॉर्डिंग क्लास मेरे पास अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हो। मैंने पॉलिटी लगभग एक बार कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, ले सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, इसको आप ले सकते हैं। पॉलिटी का कंप्लीट एमसीक्यू करा चुका हूँ, इसका भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है चैप्टर वाइज। ठीक है, ऐसे ही मैंने अभी आप लोगों को एक और कोई हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री लगभग समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। ठीक है, पॉलिटी मेंस का लगभग समाप्ति की ओर लेक्चर बढ़ चुका है। अभी मेरी क्लासेज आ रही है 25 जून को आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशन का। 5 जुलाई को आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री मेंस का। अभी आगे साइंस आने वाला है, ज्योग्राफी आने वाली है, इन्वायरमेंट आने वाला है, इथिक्स आने वाला है, एसे राइटिंग आने वाली है, पेपर 5 और पेपर 6 आने वाला है। तो भैया आप देखिए तो सही, दिसंबर से लेके अभी तक आप इतना कंप्लीट कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 महीने से कम समय में आप जो है 6 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के कगार पे। अब आपको क्या चाहिए? इससे भी फास्ट कोई पढ़ता है क्या? 6 महीना में 6 सब्जेक्ट, दिल्ली में 6 महीना में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि इससे भी फास्ट कोई पढ़ाते? अभी अकेले एजुकेटर की इतनी क्षमता है, सोचिए। बस में तो आप लोग जो ये हड़बड़ाहट घबराहट दिखाते हैं, सिलेक्शन कभी भी 6 महीने में नहीं होता। जिस बच्चे को लगता है ना कि 6 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, 6 महीने में रिजल्ट ले लेंगे, 1 साल में रिजल्ट ले लेंगे, बाबू नहीं होता है। एक एग्जाम्पल बता दो जो 1 साल में रिजल्ट लिया हो, एक एग्जाम्पल। बाबू रिजल्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा, उसमें समय लगता है, 1 1.5 साल की तैयारी लगती है, फिर जाके 1.5 साल के बाद रिवीजन होता है ढंग का, तब जाके रिजल्ट होता है। आप जो लगता है ना कि लेक्चर कंप्लीट हो गया, इकोनॉमिक्स तैयार, पॉलिटी कंप्लीट हो गया, पॉलिटी तैयार, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तो पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, फिर एग्जाम में जाके फेल हो गए, फिर नोट्स की गुणवत्ता समझ में आएगी, फिर नोट्स को रिवीजन करोगे, फिर जाके पास करोगे। ऐसा थोड़े है कि एक ही बार में सब हो जाता है, समय लगता है, बात समय लगता है। ठीक है, चलिए कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, 5 7 मिनट का समय है। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछिए। यार पिंक कलर नहीं है यहाँ पे, इतने ही कलर अवेलेबल है। ये कोई और कलर है, पिंक नहीं है यहाँ पे, रेड है। बताइए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ब्लैक है, व्हाइट है तो व्हाइट तो चलेगा ही नहीं। और कौन सा है? ये डार्किश ब्लू है, पिंक येलो है। चलिए पूछना है कुछ पूछ लीजिए जल्दी से, इतने कलर अवेलेबल हैं जी। ठीक है, इतने कलर अवेलेबल हैं, आप लोग देख लीजिए कौन सा सही लग रहा है। अगली बार क्लास में इसी में से एक कलर यूज किया जाए। पूछ लीजिए जल्दी से। बस एक और कलर है ये। ठीक है, इतने कलर अवेलेबल है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा रविंदर जी, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा दूसरा टाइप का जो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बिना पासवर्ड वाला नोट्स दे दूंगा। ठीक है, इतने कलर अवेलेबल है, कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए, 5 मिनट का समय है। मैं तो संभवतः यही 2 कलर सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, ये वाला। पूछ लीजिए कुछ पूछना है तो। छठी अनुसूची कल पढ़ेंगे, क्योंकि शुरू करता खत्म नहीं होता, क्या मतलब है। कल छठी अनुसूची पढ़ा के इसके क्वेश्चंस भी करवा दूंगा और अगला चैप्टर स्टार्ट भी करवा। और इसके मेंस के क्वेश्चन बनेंगे तो मेंस का क्वेश्चन करा, यहाँ से मेंस के क्वेश्चन नहीं आए, पीटी में ही पूछा। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए, लेकिन फ्यूचर में बन सकता है तो 1 2 मेंस भी करा दूंगा। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो आप लोग के देखिए कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आपके ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आज, मतलब कल हो जाएगा। ठीक है, और ये कल मैं करा दूंगा इसके साथ ही ऐड करके। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर इधर में कंप्लीट हो जाएंगे। उत्तर पूर्व के 4 राज्य,
असम नाम लिख लीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्थित बस हो गया। मिजोरम में स्थित, बस बस ये चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, तो छठी अनुसूची में उन जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है जो उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व कैसे निकालते हैं पता है ना? जैसे कि ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये ईस्ट वेस्ट हो गया। अब इसमें से नॉर्थ वेस्ट निकालना है आप लोगों को, तो ये वाला एरिया जो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये वाला एरिया जो हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये वाला एरिया जो हो जाएगा वेस्ट साउथ हो जाएगा और ये वाला एरिया जो है नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट होगा, ये उत्तर पूर्व, तो ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, बेसिक सी बातें क्लियर है, बेसिक सी बातें क्लियर है ना कि नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ साउथ वेस्ट कौन सा है, सारी चीजें इस एरिया की बात की जा रही है, भारत के इस एरिया की बात की जा रही है। तो ये सामान्य से परिचय था। अब अगर हम इसमें बात करें तो इन्हें वन अनुसूचित क्षेत्र के से अलग रखने का मुख्य कारण यही है कि इन क्षेत्रों की जनजातियां जो हैं, यानी जो ये चार राज्यों की जनजातियां हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हें अलग रखने का मुख्य कारण यही है कि इन क्षेत्रों की जनजातियां जो है देश भारत के समाज से काफी अलग थलग रही, यानी कि बाकी 28 राज्यों के जो जनजातियां हैं इन चार राज्यों की जनजातियों से काफी ज्यादा अलग थलग रही और अभी भी वे अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार विशिष्ट राजनीतिक प्रणाली ही स्वीकार कर पाते, यानी कि बाकी जो अपने पांचवें अनुसूची में पढ़ा वो काफी हद तक जो है सरकार के साथ अब तालमेल बैठाने का प्रयास कर रही हैं या फिर मुख्य धारा में आने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये वो जनजातियां हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो अभी भी जो हैं अपनी संस्कृति के लिए विशिष्ट रूप से जो है क्या करती हैं, संस्कृति को स्वीकार करती है। तो इन क्षेत्रों को पांचवी अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्र की तुलना में अधिक स्वच्छता प्रदान की, यानी पांचवी अनुसूची में जो राज्य थे इन चार के अलावा तो उनको उतनी स्वच्छता नहीं है जितनी की छठी अनुसूची वाले राज्यों को, क्योंकि ये जो है ना मुख्य धारा में आने का प्रयास कर चुकी है पांचवी अनुसूची की जो भी जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन ये जो है अभी भी जो है इतनी इनकी स्वच्छता जो है नहीं दी गई, मतलब इनको ज्यादा स्वच्छता दी गई है अन्य पांचवी अनुसूची के राज्यों की तुलना में। तो छठी अनुसूची में प्रावधान जो है पांचवी अनुसूची की तुलना में काफी ज्यादा विस्तृत है। ठीक है, और इसमें विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशिष्ट प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। तो छठी अनुसूची में कुल 21 पैराग्राफ है जिसमें शामिल कुछ प्रमुख प्रावधान हम लोग पढ़ेंगे, यानी ये थोड़ा सा बड़ा चौड़ा है, थोड़ा उससे ज्यादा प्रावधान है यहाँ पे, तो वन बाई वन सबको पढ़ते हैं। तो छठी अनुसूची में जो है कुल 21 पैराग्राफ है जिनमें से शामिल कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अभी हम लोग देखेंगे। तो आप सीधे ऐसे लिख लीजिएगा, एकदम आराम से एक टॉपिक ही बना लीजिएगा, एक टॉपिक में ये खत्म होता है। एक टॉपिक ऐसे बना लीजिएगा, छठी अनुसूची में, छठी अनुसूची के लिखिए, छठी अनुसूची के प्रमुख प्रावधान,
निम्नलिखित है। दिल्ली की मौसम बहुत सही है, बारिश हो रहा है हल्की हल्की, और ज्यादा गर्मी नहीं है, एकदम चिल है। देखिए पहला प्रावधान, स्वास्थ्य जिले और स्वास्थ्य क्षेत्र, यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन्स। अब ये क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए इसके लिए आखिर क्या प्रावधान है छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची के पहले पैराग्राफ में टोटल 21 पैराग्राफ है, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में आप देखेंगे कि बताया गया है कि इन 4 राज्यों में के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन की दृष्टि से किन इकाइयों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि स्वास्थ्य जिले और स्वास्थ्य क्षेत्र, यानी कि छठी अनुसूची के पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि इन जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन की दृष्टि से किन इकाइयों में वर्गीकृत किया जा सकता है, और उसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है। तो लिखते चलिएगा, देखते चलिएगा, समझते। तो पहला प्रावधान है इसमें कि छठी अनुसूची में वर्णित प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र को एक स्वायत्त जिला ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के रूप में प्रशासित किया जाएगा। लेकिन अगर किसी स्वायत्त जिले से भिन्न अनुसूचित जनजातियां निवास करती तो राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्र यानी ऑटोनोमस रीजन्स में विभाजित कर सकते हैं। सोचिए कि किसी को अगर हम एक स्वायत्त जिला बनाने में सक्षम हैं तब तो ठीक है, लेकिन कोई एक छोटा सा हिस्सा किसी जिले में ही एग्जिस्ट करती है जनजातीय क्षेत्र, तो उसको जो है अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के रूप में तो घोषित किया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो उसे ऑटोनोमस क्षेत्र घोषित किया जा सकता है और ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो मतलब कि स्वास्थ्य जिले में भिन्न भिन्न अनुसूचित जनजातियां अगर निवास करती हैं तो राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों को स्वास्थ्य क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। और एक पहला प्रावधान मैंने क्या बताया कि छठी अनुसूची में वर्णित प्रत्येक जनजातीय क्षेत्रों को एक स्वास्थ्य जिला के रूप में प्रशासित किया जाएगा। यानी जो एक ठीक ठाक क्षेत्र है उसके लिए तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, स्वास्थ्य जिला है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं भिन्न भिन्न अनुसूचित जनजातियां जो कि अन्य जिलों में निवास करती हैं, तो उनके क्षेत्र में जिस जिले के जिस क्षेत्र में वो निवास करती हैं उसको स्वास्थ्य क्षेत्र ऑटोनोमस रीजन में जो है विभाजित कर दिया जाएगा। ये राज्यपाल कर सकते। तो ये पहला प्रावधान है। दूसरा प्रावधान क्या है, तो दूसरा प्रावधान है कि राज्यपाल जो है लोक अधिसूचना के द्वारा किसी स्वास्थ्य जिले में नए क्षेत्रों को शामिल कर सकते। यानी जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है तो ये राज्यपाल लोक सूचना के माध्यम से, यानी लोक को जानकारी देने के माध्यम से, यानी लोक को सूचित करके स्वास्थ्य जिले में नए क्षेत्रों को भी शामिल कर सकते। तो पहले से शामिल किसी क्षेत्र को स्वास्थ्य जिले या उसके भाग को मिलाकर या स्वास्थ्य जिले का रूप दे सकते हैं, या फिर किसी स्वास्थ्य जिले के क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकते हैं, उसकी सीमाएं निश्चित कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं। कुल मिला के आप आर्टिकल 2 और 3 में जो संसद की शक्ति समझते हैं कि राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम वगैरह जो परिवर्तन कर सकते हैं राज्यों का, तो यहाँ पे भी वो सारी शक्ति राज्यपाल को दे दी गई है कि भैया अगर अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित कोई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है या कोई क्षेत्र है तो उसका नाम बदलना हुआ, उसका क्षेत्र बढ़ाना हुआ, उसको घटाना हुआ, 2 क्षेत्रों को मिला के एक अलग स्वास्थ्य क्षेत्र बनाना हुआ, यानी तमाम तरह की शक्तियां किसको दे दी गई है, यहाँ पे राज्यपाल को दे दी गई है। बात समझ में आया। तो ये स्वास्थ्य जिला और स्वास्थ्य क्षेत्र का कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को क्या है। देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य जिला और स्वास्थ्य क्षेत्र का सीधा सा कंसेप्ट है कि यहाँ पे साधारणतः जो कानून होता है, जो संसद के प्रावधान होते हैं, जो विधानमंडल के प्रावधान होते हैं, वो लागू नहीं होते। यानी इनको एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया, भाई इनका एक अलग ही खेला है। माने तुम अपने रीति, अपनी परंपरा, अपने धर्म, अपने
कानून वहां पे लागू कर सकते हैं। स्वास्थ्य जिला, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनोमस जो है रीजन, ताकि इनकी जो विशिष्टता है, जनजातीय विशिष्टता जो है उसको सुरक्षित किया जा सके। क्योंकि अगर आप संसद के कानून या विधानमंडल के कानून वहां थोपते हो तो हो सकता है कि उनकी संस्कृति में, उनकी रीति में, उनके मतलब जो भी धर्म है उसमें एक हस्तक्षेप माना जाए। इसीलिए कुछ क्षेत्रों को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है डिक्लेयर कर गया है, कुछ ऑटोनोमस जो है एरिया जो है डिक्लेयर किए जाते हैं राज्यपाल के। तो ये पहला टॉपिक था आपका, ठीक है। अब एक और यहीं से प्रावधान निकल के आता है, विभिन्न जनजातीय क्षेत्र, लिख लीजिएगा। डिफरेंट ट्राइबल एरिया, इनकी क्या कहानी है भैया, देखिए। तो छठी अनुसूची के पैरा 20 में, टोटल 21 पैरा है, पहला मैंने बता दिया, अभी 20वां पैरा बता रहा, 20वां पैराग्राफ। उन क्षेत्रों की सारणी दी गई है जिन्हें जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। यानी कि छठी अनुसूची के 20वां पैराग्राफ में उन सभी क्षेत्रों के बारे में बताया गया है जिन्हें जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो इस सारणी के जो है 4 भाग, जिनमें से प्रत्येक का संबंध एक राज्य विशेष से, ठीक है। तो जैसे कि इसके 4 भाग हैं, ठीक है, इस सारणी के 4 भाग है। तो अगर हम भाग 1 की बात करें, भाग 2, ये देखिए इस किसकी सारणी का, ये छठी अनुसूची के 20वें पैराग्राफ में एक सारणी दी गई है जिसमें जनजातीय क्षेत्र का क्या है, पूरी लिस्ट है। और इस जनजातीय क्षेत्र की जो पूरी लिस्ट है ना, उसको 4 भागों में बांटा गया, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो भाग 1 में दिया गया है असम राज्य के बारे में, जनजातीय क्षेत्र के बाद, ठीक है। भाग 2 में बताया गया है मेघालय राज्य के बारे में, जनजातीय क्षेत्र। भाग 3 में बताया गया है त्रिपुरा, ऐसे में त्रिपुरा रहा हूं जी, कई साल रहा हूं, ठीक है। तो उसके बारे में तुम्हें कुछ विशेष चीजें आप लोग को अभी बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे त्रिपुरा का भाग 3A है और यहाँ पे भाग 3, ठीक है, मिजोरम राज्य। अब सुनिएगा मेरी बात को, मैंने ये बताया कि छठी अनुसूची के पैराग्राफ नंबर 20 में उन सभी क्षेत्रों की सारणी दी गई है जिन्हें जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, ठीक है। बात समझ में आया? तो इन सारणी में 4 भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3A, भाग 3, जिनमें से प्रत्येक का संबंध एक राज्य विशेष से। जैसे कि भाग 1 का असम से, भाग 2 का मेघालय से, भाग 3A का त्रिपुरा से और भाग 3 का जो है मिजोरम राज्य। तो अब अगर भाग 1 में असम राज्य के बारे में देखिएगा तो इसके कुछ क्षेत्र बताए गए, जैसे कि दीमा हसाव स्वायत्त क्षेत्र, पहले उत्तरी कछार पहाड़ी जिला के नाम से ये जाना जाता था, कार्बी आगलांग जिला, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला, ये इसमें बताया गया है। ऐसे मेघालय में बताया गया है खासी पहाड़ी जिला, जयंतिया पहाड़ी जिला, गारो पहाड़ी जिला, ये सब क्या है, विभिन्न जनजातीय क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, ठीक है। ऐसे ही आप त्रिपुरा राज्य में देखेंगे त्रिपुरी जनजातीय क्षेत्र जिला एक ही है। ऐसे ही मिजोरम राज्य में देखेंगे चकमा जिला, मारा जिला, लही जिला, ये सब स्वास्थ्य क्षेत्र है जो छठी अनुसूची के जो है 20वें पैराग्राफ में इनकी जिक्र की गई, ठीक है। तो ये डायरेक्टली नाम ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खासी पहाड़ी जिला जो है किस राज्य के अंतर्गत आता है, इसको क्या स्वच्छता है या इसके क्या प्रावधान है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसके फैक्चुअल को जो है आप लोग यहाँ पे तैयार करें, बाकी मैं इसका नोट्स दे दूंगा, चिंता मत। तो ये है, आगे बढ़े, ठीक है। ये दूसरा था विभिन्न जनजातीय क्षेत्र, इसका तीसरा प्रावधान देखिएगा। अरे बड़ा चैप्टर नहीं है जी, बस 30-20 मिनट में खत्म हो जाएगा।
तीसरा प्रावधान है जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों का गठन। कंस्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल। देखिए जिला परिषदों तथा क्षेत्रीय परिषदों का, तो इसके बारे में बात किया गया है पैराग्राफ 2 में, 21 पैराग्राफ है। इसके बारे में बात किया गया है पैराग्राफ 2 में, और बताया गया है कि विभिन्न जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं, स्वायत्त जिले हैं, या जो स्वायत्त क्षेत्र हैं, ऑटोनोमस एरियाज हैं, उसके प्रशासन के लिए परिषद का गठन किया जाए। नहीं देखो भाई, यहाँ पे संसद का कानून लागू नहीं होगा, अच्छी बात है। यहाँ पे विधानमंडल का प्रावधान लागू नहीं होगा, अच्छी बात है। लेकिन भाई एक संस्था तो होनी चाहिए ना, जो आपके प्रशासन की बात करे, आपके नियंत्रण की बात करे। एक कोई संस्था तो होनी चाहिए। तो यहीं पे इन स्वास्थ्य जिलों और स्वास्थ्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा। और परिषद के गठन की रीति से संबंधित कुछ प्रावधान है। जैसे इनकी रीति क्या है, अब देखिए रीति कुछ इस प्रकार से बनाया गया है ताकि इन जनजातीय क्षेत्रों का संस्कृति विशेषता का जो है ध्यान रखा जाए। जैसे पहला कि प्रत्येक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जिला परिषद होगी जिसमें अधिकतम 30 सदस्य शामिल होंगे। प्रत्येक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जिला परिषद होगी जिसमें अधिकतम 30 सदस्य शामिल होंगे। इनमें से अधिकतम 4 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जबकि बाकी के 26 शेष का निर्वाचन जो है वैश्यक मताधिकार के द्वारा होगा, वहीं के लोगों के द्वारा। ठीक है, वहीं के खुद के लोग चुनेंगे, कोई बाहरी लोग नहीं जाएगा। तो अगर किसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के भीतर ऑटोनोमस रीजन का गठन किया गया है, ठीक है, तो ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक पृथक क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल भी हो। अगर जिला परिषद अपने समय से पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो उसके निर्वाचित सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद धारण करेंगे, जबकि मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पदों पे। तो ये इसके 3 प्रावधान है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों हो रहा है, तो आप बस ऐसे समझ लीजिए कि आपके यूपी बिहार एमपी राजस्थान में जो शासन चलाया जाता है संसद और विधानमंडल के द्वारा, या तो संसद के कानून लागू होते हैं या तो आपके विधानमंडल के। लेकिन इन क्षेत्रों को जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोनोमस एरियाज है, तो यहाँ पे प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया। ठीक है, तो अगर जिला परिषद है तो वहां पे सीधे प्रत्येक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या कर दिया जाएगा, जिला परिषद का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन किसी जिला परिषद किसी जिला ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही कोई ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है, यानी किसी स्वास्थ्य जिले के भीतर कोई ऑटोनोमस रीजन आ गया, तो ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक पृथक क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल होगा। अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है तो उसके लिए क्या होगा, जिला परिषद का गठन किया। और जिला परिषद में 30 सदस्य होंगे, 4 का मनोनयन होगा राज्यपाल के द्वारा, 26 का निर्वाचन होगा वैश्विक मताधिकार के द्वारा। जैसे आप अपने एमएलए को चुनते हैं, यहाँ पे ये लोग चुनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्रावधान। क्लियर है, बताइएगा। हाँ, इसका सामान्य तौर पे 5 साल का इनकी अवधि होती है। जैसे आपके नेता होते हैं, इनके भी नेता 5 साल के लिए चुने जाते हैं सामान्यतः। और जो मनोनयन से होते हैं वो प्रसाद पर्यंत होते हैं राष्ट्रपति, सॉरी, राज्यपाल के। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगला टॉपिक लिख लीजिएगा एक और, जिला परिषदों की
विधायी शक्ति, अब इनको भाई शक्ति दिया जाएगा तभी तो ये प्रशासन कर पाएंगे। ठीक है, तो जिला तथा जिला परिषदों क्षेत्रीय परिषदों को अपने क्षेत्र में कुछ विषय पे विधि बनाने की शक्ति दी गई। यानी संसद की विधि वहां पे लागू नहीं होती, अब यहाँ पे यही विधि बनाएंगे और वही लागू होगा। तो जिन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में कोई स्वायत्त क्षेत्र नहीं है तो वहां ये सारी शक्तियां जिला परिषद के पास है, और जिन जिलों में ऑटोनोमस रीजन्स हैं उनमें उन क्षेत्रों के अलावा शेष क्षेत्रों के लिए जिला परिषद जो है विधि बना सकती। तो ऑटोनोमस रीजन में विधि बनाने की शक्ति क्षेत्रीय परिषदों के पास होती है। ठीक है, तो जो विधायी शक्तियां सामान्य रूप से सभी जिला और क्षेत्रीय परिषदों को दी गई है उसमें प्रमुख कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो ये कौन कौन सा कानून बना सकते हैं, देखिएगा ये आखिर क्या क्या किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, किस विषय पे कानून बना सकते हैं। तो बस जनजातीय लोग हैं तो जनजातीय प्रकार की शक्तियां दी गई होंगी, जैसे किसी आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि से अलग अन्य भूमि का कृषि, चराई या निवास या अन्य प्रयोजन के लिए आवंटन या उपयोग निर्धारित करना। भैया इनको इसी टाइप के कानून की आवश्यकता पड़ती है कि ये भूमि रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि में से आपको कैसे कृषि करना है, चराने का क्या नियम है, निवास करने का क्या नियम है, अन्य प्रयोजन के लिए क्या आवंटन होगा, उसके उपयोग निर्धारित किया जाना। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार का नियम ये लोग बना सकते हैं। बस में तो मैंने क्या बता रहा हूँ कि विधायी शक्तियां सामान्य रूप से सभी जिला और क्षेत्रीय परिषदों को दी गई है, और उसमें प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी है, तो ये पहला शक्ति, ठीक है, कि भूमि से रिजर्व भूमि से भिन्न भूमि का कृषि या चराई या निवास या अन्य प्रयोजन के लिए आवंटन या उपयोग निर्धारित कर। दूसरा कि ऐसे वन का प्रबंध करना जो आरक्षित वन नहीं है, रिजर्व नहीं है, यानी जिसे सरकार ने रिजर्व किया है उसको छोड़ के जो रिजर्व नहीं है उसको मैनेजमेंट करेंगे ये लोग। ठीक है, तीसरा कि कृषि के प्रयोजन के लिए किसी नहर या जल स्रोत का प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में। चौथा कि झूम कृषि या कृषि की अन्य स्थानांतरीय पद्धतियों का नियमन कैसे होगा। भाई झूम कृषि वर्तमान में उसको नियंत्रित करना जरूरी है ना, नहीं तो नुकसान होता है झूम कृषि का, कुछ उसका नुकसान नहीं सहना है, इसलिए झूम कृषि या कृषि की अन्य स्थानांतरीय पद्धतियों का विनियमन ये लोग कर सकते हैं। पांचवा कि ग्राम या नगर समितियों या परिषदों की स्थापना और उसकी शक्तियों का निर्धारण। ठीक है, ग्राम या नगर प्रशासन से संबंधित अन्य विषय जैसे ग्राम या नगर पुलिस या लोक स्वास्थ्य या स्वच्छता, इन सब का मैनेजमेंट ये जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। आप ये बस समझ लो ना कि आपका विधानसभा और संसद जो काम करते हैं ना आपके राज्य के लिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, वही काम ये लोग करेंगे अपने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और अपने ऑटोनोमस एरियाज के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, जो संपत्ति की विरासत से संबंधित नियम हो गया, ठीक है, या विवाह या विवाह विच्छेद से संबंधित नियम हो गया, इनको हिंदू ही माना गया है। ठीक है, यहाँ से इसलिए तलाक शब्द का नहीं, विवाह विच्छेद से संबंधित नियम हो गया, सामाजिक प्रथाओं से संबंधित नियम हो गया, इन सब पे जो है इनको विधि बनाने की शक्ति है, जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों की विधायी शक्ति। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के इनको जो है संसद की शक्ति से परे रखा गया, इसलिए तो हम इनको कह रहे हैं ऑटोनोमस। मेरी बातें समझ में आ रही है? क्योंकि इनकी विशेष रीति है भैया, इनको विशेष लोग ही बनाए तो ज्यादा सही है, उनके लोग ही बनाए तो। अब संसद में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, मोदी जी क्या ही जानते हैं कि इनको इनकी रीति क्या है, इनकी रीति में क्या जरूरी है क्या गैर जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? आगे आते अगला प्रावधान देखते हैं। स्वायत्त जिलों तथा स्वायत्त क्षेत्रों में न्याय। तो अभी आपने विधि देख लिया, ठीक है, तो बनाते भी यही हैं, लागू भी यही करवाते हैं, यानी कार्यपालिका और विधायिका इनका दोनों इसी में निहित है, क्षेत्रीय परिषदों में ही। अब न्यायपालिका देखते हैं कि भाई न्याय प्रशासन को लेकर इन लोग क्या कर सकते हैं। भैया ऐसा थोड़े है कि इनको छोड़ दिया जाएगा कि जाओ तुम बिना किसी कानून के रहो, नहीं, इनके ऊपर विशेष कानून लगता है। ठीक है, हम लोग के ऊपर संसद और विधानमंडल का कानून लगता है, इनके ऊपर विशेष लगता है। देखिएगा इनके न्याय का क्या प्रशासन। ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्रों की प्रतिनिधि संस्थाओं को विधायी शक्तियों के साथ साथ कुछ न्यायिक शक्तियां भी दी गई है, यानी इन्हीं के अंतर्गत जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत जो है इनको विधायी शक्तियां भी, कार्यपालिका की शक्तियां भी और न्यायपालिका की शक्तियां दे दी गई।
ठीक है। तो इनको कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां दी गई है? तो पहला कि ऑटोनोमस रीजन में जो है क्षेत्रीय परिषद को, और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में जो है जिला परिषद को अधिकार है कि वो राज्य के किसी न्यायालय का मतलब कि क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं, यानी न्यायालय का गठन कर सकते हैं, और उपयुक्त व्यक्तियों को जो उनको उचित लगे ऐसे ग्राम परिषदों के सदस्यों के रूप में या न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के तौर पर नियुक्त कर सकते जो ये उचित समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ऑटोनोमस रीजन में क्षेत्रीय परिषद को शक्ति है, और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद को अधिकार है कि वो राज्य के लिए न्यायालयों का गठन कर सकते हैं और उपयुक्त व्यक्तियों को जो ऐसी ग्राम परिषदों के सदस्य के रूप में या न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं, ये इनके पास शक्ति हो। ठीक है, और दूसरा, ठीक है, कि इस पद्धति से स्थापित किसी भी परिषद या न्यायालय को केवल उन्हीं केसेस में या मामलों पर विचार करने का अधिकार होगा जिनके सभी पक्षदार उसी क्षेत्र के भीतर के अनुसूचित जातियों के सदस्य हैं। बाहरी व्यक्तियों के लिए यह न्यायालय काम नहीं करेगा, सिर्फ उन्हीं वादों या उन्हीं मामलों पर विचार करने का अधिकार होगा जिसमें सभी पक्षकार उसी क्षेत्र, उसी रीजन के अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, या तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है या तो ऑटोनोमस रीजन के। ठीक है, सिर्फ उसी मैटर पे, अन्य मैटर पे नहीं, अन्य किसी क्षेत्र पे नहीं। ठीक है, और तीसरा कि इस पद्धति से स्थापित न्यायालय अपीलों की सुनवाई भी कर सके। इस पद्धति से स्थापित न्यायालय अपीलों की सुनवाई भी कर सकते हैं, यानी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, ठीक है, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी भी अन्य न्यायालय को ऐसे वाद या मामलों में अधिकारिकता नहीं है। यानी सिर्फ आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ये उपयोग कर सकते हैं इनकी अपील को सुनने के लिए, किसी अन्य कोर्ट का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, चौथी, ठीक है, कि जिन मामलों में भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड या किसी अन्य विधि के तहत कम से कम 5 वर्षों के कारावास या उम्र कैद या मृत्युदंड का प्रावधान है, उन पर विचार करने का हक इन परिषदों या न्यायालय को सिर्फ राज्यपाल दे सकता है, क्षेत्रीय परिषद या जिला परिषद नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जिन मामलों में इंडियन पिनल कोड या किसी अन्य विधि के तहत कम से कम 5 वर्ष के कारावास या उम्र कैद या मृत्युदंड का प्रावधान है, उन पे विचार करने का ये जो न्यायालय यहाँ पे गठित की जा रही है, तो इन न्यायालयों को हक नहीं है, इन परिषदों या न्यायालय को सिर्फ राज्यपाल ये अधिकार दे सकता है कि आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। राज्यपाल नहीं देता तो नहीं कर सकते, देता है तो कर सकते निर्णय। ठीक है, तो ये एक था टॉपिक। एक और टॉपिक है छोटा सा, ठीक है, मतलब 2 टॉपिक है छोटा सा, और फिर इसकी कहानी जो है खत्म हो। ठीक है, अब ये तो हो गया इनका विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति कैसे काम करता है। अब देखिए इनकी प्रशासन की जांच कैसे होती है। ये आप लोग को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, कई काफी देर से मैं आप लोग का डाउट नहीं लिया हूँ, पूछ लीजिए पूछ लीजिए। ये टॉपिक पढ़ने में थोड़ा सा लगता है कि क्या चल रहा है, बट इसके क्वेश्चन के लिए इतना जानना जरूरी है, और चीजें आप बना लोगे। क्वेश्चन अभी मैं करवा दूंगा। जांच, देखिए, तो छठी अनुसूची के पैराग्राफ 14 में इसके बारे में बताया गया है। डाउट तो आया नहीं है किसी का? टिक मारो। नहीं भैया, हमारे तरफ बड़ी शानदार एकदम झिमझिम झिमझिम बारिश हो रही है, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। माने गर्मी है इधर भी, ऐसा नहीं है। देखिए मैं पंखा बहुत स्लो मोशन पे चलाया हूँ, गर्मी हो रही है बट मौसम काफी कूल है, इतना गर्मी तो होगा। देखिएगा, तो छठी अनुसूची के पैराग्राफ 14 में इसके तहत राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन के प्रशासन के संबंध में किसी भी समय जांच करने या प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है, और ऐसा आयोग इन क्षेत्रों के साधारण प्रशासन की और विशेष तौर पे इनके प्रशासन की जांच करे। तो जांच कैसे होगी भैया, देखिए, ठीक है,
शिक्षा, चिकित्सा, संचार से जुड़ी सुविधाएं कैसा है। ऐसे क्षेत्रों के लिए किसी नए या विशेष कानून की आवश्यकता के संबंध में जांच करेगा कि और कोई कानून की विशेष संरक्षण तो नहीं चाहिए। जिला या प्रादेशिक परिषदों द्वारा निर्मित विधि, नियम या विनियमों का प्रशासन का जांच करेगा। तो ये सारे आयोग का काम है और ये आयोग का गठन राज्यपाल करेंगे। तो आयोग का प्रतिवेदन आ जाने के बाद प्रत्येक संबंधित मंत्री के लिए आवश्यक है कि वह उस प्रतिवेदन को उस पर मतलब राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के स्पष्टीकरण सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे। उस राज्य का विधानमंडल इस पर विचार करे कि भैया देखिए आपके राज्य के अंतर्गत ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, ये ऑटोनोमस रीजन है और यहाँ पे ये दिखते हैं या ये चीजों की जरूरत है, तो उस पर वो सुनवाई करेंगे। सिंपल सी बात है। तो स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों के प्रशासन की जांच को लेके ये प्रावधान। ऐसे ही अगर हम बात करें, एक और दो टॉपिक है और छोटा छोटा, ये सेकंड लास्ट है, ठीक है, कि परिषदों के कार्यों को निष्प्रभावी करना। यानी कि यदि राज्यपाल को किसी समय ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है, समाधान हो जाता है कि जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के किसी कार्य या संकल्प से भारत की सुरक्षा का संकट उत्पन्न हो सकता है, यानी ये जो जिला परिषद है, जो क्षेत्रीय परिषद है, कुछ ऐसा काम कर रही हैं जिससे भारत की सुरक्षा पे संकट पैदा हो सकता है या लोक व्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो वो ऐसे कार्य या संकल्प को निष्प्रभाव यानी निलंबित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उसे आवश्यक लगे तो उसे उस कार्य या उस संकल्प के प्रभाव को पूर्ण निवारण के लिए वो उचित कार्रवाई भी कर सकते हैं, जिसमें परिषद का निलंबन भी है और परिषद की शक्तियों को अपने हाथ में लेना भी शामिल। नहीं, राज्यपाल ये चीजें कर सकते हैं, अपने हाथों में सारी शक्तियां ले सकते हैं अगर भारत के सुरक्षा का बात आएगी। लेकिन राज्यपाल के द्वारा दिया गया ऐसा प्रत्येक आदेश या उसके कारण सहित यथासंभव शीघ्रता के साथ राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। अगर विधानमंडल उस आदेश को खारिज नहीं कर देता है तो वो अपनी मूल तिथि से 12 महीने की अवधि तक लागू रहेगा और विधानमंडल जितनी बार चाहे 12-12 मास की अवधि के लिए राज्यपाल के आदेश का अनुमोदन करने वाला संकल्प पारित करके इस तिथि को बनाए रख सकता है। मतलब कि अगर ये लोग कुछ गलत करेंगे तो इसका निष्प्रभावी हो सकता है, ठीक है, और राज्यपाल को शक्ति है, लेकिन इसकी अनुमोदन की आवश्यकता होगी यथाशीघ्र, ठीक है। और एक और है, ठीक है, एक और है छोटा सा टॉपिक, बस के बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद का विघटन यानी राज्यपाल को कठिन परिस्थितियों में सामना करने के लिए विशेष शक्ति दी गई है कि वो जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद का विघटन कर सके। और इस शक्ति का प्रयोग कब किया जाता है, तो कुछ नियम है, जैसे ये सूची जो है ये मतलब कि छठी अनुसूची के पैराग्राफ नंबर 14 के अधीन जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त आयोग ने ऐसी सिफारिश दी है, तो राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा किसी जिला या क्षेत्रीय परिषद का विघटन कर सकता है, ठीक है, यदि लोक अधिसूचना के द्वारा। और ये कौन दिया है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त आयोग ने, यानी आयोग जो जांच के लिए क्या किया गया है, गठित किया जाता है, अगर ये आयोग ऐसा सिफारिश देता है तो राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा किसी जिला या क्षेत्रीय परिषद का विघटन कर सकता है और निर्देश दे सकता है कि परिषद के पुनर्गठन के लिए नए चुनाव तुरंत कराए जाएं, या फिर अगर राज्य का विधानमंडल सहमति देता है तो वो विघटित की गई परिषद की संपूर्ण अधिकार अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए अपने हाथ में ले सकता है। तो ऐसी शक्ति है इसके पास। फिर से यदि राज्यपाल को किसी समय ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनोमस रीजन का प्रशासन छठी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना संभव नहीं रहा है, तो वो लोक अधिसूचना द्वारा संबंधित जिला या परिषद या क्षेत्रीय परिषद को भी कुछ शक्तियां अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए अपने हाथ में ले सकता है। तो ये सिंपल से प्रावधान, ठीक है, इतनी चीजें थी। बस एक और है लास्ट, ठीक है, कि छठी अनुसूची के संशोधन को लेकर क्या प्रावधान, ये लास्ट हो, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। छठी अनुसूची का संशोधन। यार मस्त बारिश हो रहा है, जल्दी से आप लोग का क्लास खत्म करके थोड़ा बारिश का आनंद लिया जाए।
देखिए, तो इसके बारे में पैराग्राफ 21 के अंतर्गत जो है संसद को शक्ति दी गई है, वो विधि के द्वारा सटी अनुसूची के किसी भी उपबंध का संशोधन, परिवर्तन या निरसन कर सकती है। अगर संसद ऐसा करती है तो आर्टिकल 368 के अधीन इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाए। चलिए थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीजें जितना पढ़ने में आसान लगता है, इस मुश्किल लगता है, क्वेश्चन में इतना ही आसान लगता है। बस थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं इसका क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा। चलिए चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से लिख लीजिएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है जी, 10 क्वेश्चन है जिसमें से 4 क्वेश्चन तो मैं करवा ही चुका। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूं, सुन के आंसर बता देंगे आप लोग। अगर मैं बोल दूं तो सुन के आंसर बता देंगे। यहाँ पे पुनर्विलोकन का कंसेप्ट नहीं है बाबू, अपील का है। और यहाँ के जो न्यायालय हैं वो राज्यपाल के निर्णय का पुनर्विलोकन नहीं कर सकते, रिव्यू नहीं कर सकते, इतनी शक्ति नहीं दी। बताइएगा, अगर मैं बोल दूंगा तो क्वेश्चन आप लोग सुन के बता देंगे। अगर मैं क्वेश्चन बोल दूं तो सुन के आंसर बता देंगे, जल्दी हो जाएगा। अरे सभी लोग एग्री कीजिए तो। बताइए। चल, तो फिर एक क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं आप लोग सुन के कर पा रहे हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय स्तर पे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण यानी नोडल एजेंसी है? 4 ऑप्शन है। पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्यालय मंत्रालय। ये आईएएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय स्तर पे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। सिंपल सी बात है बबुआ, ऑप्शन डी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। और ये आईएएस 2021 का पूछा गया क्वेश्चन। तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, मैं ऐसे ही बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि लिखने पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां से ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? 4 आर्टिकल है यहाँ पे। आर्टिकल 338 ए, आर्टिकल 341, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 82। बताइएगा। अब ये चीजें आप लोग नहीं पढ़े होंगे, इसको लिख लीजिएगा, आर्टिकल 338 ए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो ये है आर्टिकल 338 ए। अब इसको यहीं से आपको समझना है, तैयार करना। ठीक है, कुछ चीजें जो हैं आपको यहीं से इंस्टेंट सीख लेना। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के, तो ये तो मैंने रात को करवा दिया था कि भारत में संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो वो 5वीं अनुसूची रात को करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी रात को करवा दिया था कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए हैं? तो मैंने लिखवा दिया था कि अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और 2। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि आर्टिकल 244 का क्लॉज 1 के तहत 4 राज्यों को छोड़कर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आर्टिकल 244 क्लॉज 2 के तहत छोड़े गए 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो आपको बताना है कि कथन ए सही है कि कथन 1 सही है केवल, कि कथन 2 सही है, कि कथन 1 और 2 दोनों सही है, कि एक दोनों में से कोई सही नहीं है। 4 विकल्प है, आपका आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। दोनों ही स्टेटमेंट 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहां से क्वेश्चन भी बहुत आसान पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बता देंगे आप लोग कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 244 ए जोड़ा गया? रात को ही बताया था, ठीक है। जोड़कर संसद को शक्ति प्रदान की गई कि वो असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य ऑटोनोमस स्टेट की स्थापना कर सकता है। कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन है 69वां, 89, 22 और 23। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया बताइएगा? ये भी रात को मैंने कराया था। कौन सा? 22वां संविधान संशोधन लिखवाया था, ठीक है, 1969 में, ठीक है, याद आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में वृद्धि या कमी या क्षेत्रों के निर्धारण का कार्य किया जा सकता है? फिर से सुनिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में वृद्धि या कमी या क्षेत्र के निर्धारण का कार्य किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा। सी या डी? ए और बी में तो कंफ्यूजन नहीं होगा, सी या डी? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों में वृद्धि या कमी या क्षेत्रों के निर्धारण का कार्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा कि किसी अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है किस अनुसूची के तहत? अभी अभी आपने पढ़ा था 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, तो यहाँ पे 5वीं अनुसूची रात में पढ़ाया था, ठीक है, कि किस अनुसूची के तहत जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है? 5वीं अनुसूची, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा तो ये भी क्वेश्चन आसान है, यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया है कि किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कल्याण मंत्री, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष। बताइएगा क्या होगा? इसका भी आंसर होगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक।